आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कॉमन नर्व रूट सिंड्रोम। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेसिकली इसके अंदर आता है कॉमन नर्व रूट सिंड्रोम जो है वो रेडिकुलोपैथी को कहते हैं, जो नर्व रूट की कंप्रेशन की वजह से सिंड्रोम डेवलप करता है। डिफरेंट डिजीज़ को क्या करता है, एनहांस करवाता है या इनिशिएट करवा रहा होता है। बेसिकली रेडिकुलोपैथी होती क्या है, रेडिकुलोपैथी होता है कि पिंच नर्व जो होती है स्पाइन की, अगर वो पिंच हो जाए जिसकी वजह से क्या आपको सिम्टम्स आ रहे हो, अनकम्फर्टनेस आपको सिम्टम मिल रहे हो, पेन आ रहा हो, वीकनेस और नमनेस आ रही हो, तो वो क्या आपका कहलाएगा, रेडिकुलोपैथी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको पता है कि आपकी जो स्पाइन है उसमें कितनी होता है, आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर वर्टिब्रा की कितनी बोन्स होती है, 33 बोन्स होती है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को किस चीज़ से, इंजरी से या किसी भी ट्रॉमा से। और जो बोन होती है स्पाइन की, वो किसी भी पर्सन को स्टे अपराइट करवाने में, बैंड या ट्विस्ट करवाने में क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। और उसके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो नर्व एक्सटेंड होती है स्पाइन से और क्या हो रही होती है, अदर एरियाज़ ऑफ द बॉडीज़ के अंदर कहाँ कहाँ जा रही होती है, जैसे कि आर्म्स में जा रही होती है और कुछ लेग्स में जा रही होती है। तो जिस स्पाइनल यूनिट के अंदर से जो भी नर्व सप्लाई हो रही है वो जिधर जा रही है, अगर वो कंप्रेस हो जाए तो सिम्टम्स आपको कहाँ आ रहे होते हैं, जहाँ जहाँ उसकी नर्व सप्लाई होती है। और आपको ये भी पता है कि स्पाइन जो होती है वो सी शेप की होती है, और कर्व जो होता है वो किस लिए होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन को क्या करवा रहा होता है आपको। जो ये जो कर्व होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, बैलेंस क्रिएट करवाने में या रेंज ऑफ मूवमेंट को क्या करवाने में, मेंटेन करवाने में। अब हो जाता है कि ईच रीजन ऑफ द स्पाइन हैज़ ए स्पेसिफिक नेम एंड फंक्शन। कैसे कि जिस तरह से सर्वाइकल स्पाइन को आप नेक कह रहे होते हैं, थोरेसिक को मिड बैक कह रहे होते हैं, लंबर को आप लोअर कह रहे होते हैं, सैक्रम कनेक्टिंग द स्पाइन टू द हेड, और कॉक्सिक को आप टेल बोन कह रहे होते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है कि जो ईच वर्टिब्रा होती है, मैंने आपको बताया वो कुशन लाइक होती है। ठीक है, कुशन होता है। फ्रॉम इट्स नेबर बैन इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और वो क्या प्रोवाइड, कुशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क या स्पाइनल यूनिट क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है वर्टिब्रा को फ्रॉम रबिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये जो इंटर स्पाइनल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये क्या कर रही होती है, कुशन प्रोवाइड कर रही होती है। वरना अगर ये ना हो दो वर्टिब्रीज के बीच में तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। व्हेन इंजरीज, अगर ये जो होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कंप्रेशन और इरिटेशन हो रही होती है। किधर हो रही होती है, नर्व रूट्स के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहा होता है कि नर्व कंप्रेस कहाँ से हुई है। पर्सन कैन एक्सपीरियंस पेन इन अ वैरायटी लोकेशन थ्रू आउट दी बॉडी। पीपल कैन डेवलप रेडिकुलोपैथी एज अ रिजल्ट ऑफ किसी भी इंजरी की वजह से, और इट मे बी अकर फॉर नो अपेरेंट रीज़न। यह हो सकता है एज रिलेटेड हो, इडियोपैथिक हो। यूजली जो होता है जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, 30 to 50 ईयर्स ओल्ड के होते हो, तो आपकी वीकनेस ऑफ द वर्टिब्रास और इलास्टिसिटी जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की होती है वो क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। Those individuals aged 30 to 50 years are most likely to experience radiculopathy. Keep it in your mind. सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे कॉमन होती है, सर्वाइकल एंड लंबर एरियाज के अंदर। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या है। रेडिकुलोपैथी कैन बी कॉज बाय वैरायटी ऑफ कंडीशन, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क हर्निएट हो जाए, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। शियाटिका हो जाए, डीजनरेटेड डिस्क डिजीज़ हो जाए, बोन स्पर हो जाए, ट्यूमर हो जाए स्पाइन का, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, स्पाइन आर्थराइटिस, स्पाइन की स्टेनोसिस हो जाए, पेनफुल कंडीशनिंग व्हेन द स्पाइनल कैनाल क्या हो जाता है, नैरो हो जाती है, कंप्रेशनल फ्रैक्चर हो जाए, और क्या हो जाए, फॉरवर्ड स्लिपिंग ऑफ द वर्टिब्रा, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस हो जाए, स्कॉलियोसिस डेवलप हो जाए, एब्नॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन की वजह से, डायबिटीज़ हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व ब्लड फ्लो है वो क्या होता है, अल्टर्ड हो रहा होता है। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम हो जाए, एन अनकॉमन बट सीरियस कंडीशन। क्यों, व्हेन द नर्व रूट कंप्रेशन इफेक्ट द पेल्विक ऑर्गन एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस कंडीशन में आ जाता है। कौन से इसके रिस्क फैक्टर रेडिकुलोपैथी के या नर्व रूट सिंड्रोम के, एजिंग के साथ, ओवरवेट, पुअर पोस्चर, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स जो कि जिम के अंदर हो रही होती है, रिपीटेड मोशन,
फैमिली हिस्ट्री और डिजनरेटिव बोन कंडीशंस की, तो तब क्या हो रहा होता है, आपका नर्व इम्पेज हो रही होती है और रेडिकुलोपैथी आपको मिल रही होती है। रेडिकुलोपैथी के जो सिम्टम्स हैं, नर्व एक्सटेंड कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड से और ट्रैवल करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के। पीपल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट सिम्टम, डिपेंड कर रहा होता है वेयर इज स्पाइनल नर्व कंप्रेशन अकर, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है तो फिर सिम्टम्स जो है वो नेक और अपर बैक पे जा रहे होते हैं, ठीक है। पेन हो रहा होता है नेक में, पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है शोल्डर में, अपर आर्म्स में, और वीकनेस और नमनेस टिपिकली एक्सपीरियंस ऑन वन साइड पे आपको ये मिल रही होती है। अगर मैं थोरेसिक नर्व रूट सिंड्रोम रेडिकुलोपैथी की बात करूं तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, पेशेंट का जो पेन है वो चेस्ट में जा रहा होता है या टॉर्सो में जा रहा होता है, और जो नर्व कंप्रेस हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो मिड बैक रीजन तक ये क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। Thoracic radiculopathy is an uncommon condition that may be misdiagnosed as shingles, heart, abdominal, gallbladder complication। तो अक्सर ये हो रहा होता है कि क्या हो रहा होता है, शिंगल्स, हार्ट और एब्डोमिनल गॉलब्लैडर की कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो पेन है वो थोरेसिक रीजन तक जा रहा होता है और हम उसको क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रेडिकुलोपैथी के जो 2-4 सिम्टम्स हैं बहुत कॉमन है, वो हर रीजन में हो रहे होते हैं, बर्निंग, शार्प शूटिंग पेन हो रहा होता है। और अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करें तो पेन जो है आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा होता है, एब्डोमेन में जा रहा होता है, वहीं आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी फील हो रही होती है। अब नेक्स्ट हमारा रीजन आता है स्पाइन का, नर्व रूट सिंड्रोम में लंबर रेडिकुलोपैथी। लंबर में क्या हो जाता है, लो बैक पेन में ज़्यादा जो होते हैं ना, इम्पेजमेंट हो रही होती है, तो ज़्यादातर पेन लो बैक एरियाज़ में, लैग्स में या हिप रीजन में जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे शार्टिक नर्व ज़्यादातर क्या हो रही होती है, इम्पेज हो रही होती है। नर्व रूट सिंड्रोम, शार्टिक नर्व रूट सिंड्रोम डेवलप हो रहा होता है। और लंबर रेडिकुलोपैथी के अंदर उसको और क्या कहा जाता है, शार्टिका सिंड्रोम भी कहा जाता है। और पेन कहाँ फील हो रहा होता है, नमनेस लोअर बैक के ऊपर, हिप के ऊपर, बॉटम से सिम्टम्स आ जाते हैं। दूसरी चीज़ें याद रखने की वो ये होता है कि जब भी लंबर नर्व रेडिकुलोपैथी होती है तो अक्सर केसेस में क्या होता है, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं ड्यू टू द नर्व रूट कंप्रेशन, और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस या लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो ये हो रहा होता है कि शार्प पेन हो रहा होता है, जो कि बैक से स्टार्ट होता है और फुट रीजन तक जाता है, ठीक है। शार्प पेन कब हो रहा होता है, जब पेशेंट बैठता है या उसको अचानक से कफिंग स्टार्ट हो जाती है, और साथ साथ उसको वीकनेस भी फील हो रही होती है लेग के अंदर, फुट के अंदर। और क्या हो रहा होता है, नमनेस फील हो रही होती है, टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही होती है बैक और लेग के अंदर। रिफ्लेक्स चेंजेस, हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना वो डेवलप हो जाती है, सेंसेशन जो है ना उसकी लॉस हो रही होती है, रिफ्लेक्स उसके जो है ना प्रॉपर नहीं आ रहे होते। आर्म और शोल्डर के अंदर पेन की भी कंप्लेन कर रहा होता है, वर्सनिंग पेन विद मूवमेंट ऑफ नेक एंड हेड। हाउ विल यू डायग्नोस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये है कि आप इसका एक्सरेज करवा लें, ठीक है। अगर एक्सरे में क्लियर नहीं हो रहा, आप MRI देन CT स्कैन। अगर उसमें भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही तो फर्दर टेस्ट आपने क्या करवाना होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आप टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसको आप क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या EMG टेस्टिंग कह रहे होते हो। इसके अंदर आप क्या टेस्ट कर रहे होते हो, नर्व का फंक्शन टेस्ट कर रहे होते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट है, और इन दी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है। टिपिकली क्या होता है, रेडिकुलोपैथी इज़ ट्रीटेबल विदाउट सर्जरी, ठीक है। हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि रेडिकुलोपैथी हो रहा है तो आप फ़ौरन से सर्जरी की तरफ जाओ। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द रेडिकुलोपैथी एंड अदर हेल्थ कंडीशन, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं मेडिकेशन, वो आपको सूदिंग और एनर्जेसिक आपको इफेक्ट दे रही होती है, ठीक है, जिसमें आपके नॉन स्टेरॉइड ड्रग आ जाते हैं, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस जो है फिजिशियंस दे रहे होते हैं, नार्कोटिक पेन मेडिकेशंस दे रहे होते हैं। फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सर्वाइकल रीजन में है तो वो आपको क्या दे रहे होते हैं, सॉफ्ट कॉलर दे रहे होते हैं, आइस और हीट एप्लीकेशन का भी कह रहे होते हैं। अगर लंबर रीजन में तो वो आपको लंबर सैक्रल बेल्ट सपोर्ट के बारे में कहते हैं आपके जो फिजिशियन कंसल्टेंट्स होते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं सर्जरी टू ट्रीट द कॉज ऑफ द नर्व कंप्रेशन। अगर बिल्कुल भी पेशेंट जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा मेडिकेशन या फिजिकल थेरेपी से, तो इन दी एंड किस चीज़ की सजेशन दी जाती है कि पेशेंट शुड मूव टुवर्ड सर्जरी। अच्छा,
तो सर्जिकल प्रोसीजर में क्या हो जाता है, आपकी रिपेयर आ जाती है हर्निएटेड डिस्क की, वाइडनिंग हो जाती है स्पाइनल कैनाल स्पेस की, जो सर्जिकल प्रोसेस के अंदर कर रहे होते हैं। और सर्जन्स क्या कर रहे होते हैं, बोन स्पर को रिमूव कर रहे होते हैं, या फिर और फिक्सिंग द बोन्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हर केस यूनिक होता है और सर्जिकल रिकमेंडेशन जो है वो डिस्कस की जाती है डिटेल में। Choice will depend on the cause of radiculopathy, the overall health of the person and the individual factors. ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो सर्जरी का ऑप्शन को कंसिडर किया जा रहा होता है, बट पूरा एक पैनल बैठता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है whether this patient needs surgery or not, or what about the prognosis of the surgery in this case, patient how much patient having the chances रिकवरी के। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो किसी भी नर्व रूट सिंड्रोम को, आप अपना पोस्चर ठीक रखें वाइल यू आर ड्राइविंग। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि ये जो नंबर रीजन की रेडिकुलोपैथी आजकल उसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किस पॉपुलेशन के अंदर, एक तो वो जो बहुत लंबा ड्राइव करते हैं ड्राइवर्स वगैरह, जो डाइवो चला रहे हैं आपके, या आपके ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, आपके ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, जो कि प्रोलॉन्ग जिनकी सिटिंग होती है, और क्या होता है, पोर पोस्चर हो रहा होता है। प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स जो है वो जिम के अंदर यूज़ करनी चाहिए। अगर प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स नहीं अप्लाई की जाती तो फिर क्या हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। टेकिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट बियरिंग एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कोर्स को स्ट्रेंथ करें, स्ट्रेंथिंग ऑफ द कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके कोर्स, जैसे आपके जो कोर मसल्स है, अगर वो स्ट्रेंथन होंगे तो आपका स्पाइनल यूनिट स्ट्रेंथन होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपकी डिस्क क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन हो जाएगी और वो हेल्दी रहेगी। दूसरा है आपके पास क्या कहते हैं, अपना वेट मेंटेन करें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड स्ट्रेचिंग्स करें अपनी रूटीन के अंदर, ठीक है। और अवॉइडिंग टाइटनिंग ऑफ द हेड टू होल्ड द फोन ऑफ द शोल्डर। अक्सर ये हो रहा होता है कि हेड को हम टाइट कर लेते हैं और फ़ोन लगा के घंटों हम क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और अपने काम कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है, उससे डेवलप हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अगर इन सारी चीज़ों पे आप उसका ख्याल रखेंगे, ये जो थेरेपी हो रही होती है उसका, तो फिर बहुत हद तक फ़ायदा होगा। अब मैं अगर आपसे फ़िज़िकल थेरेपी की बात करूँ तो उसमें हीट और आइस आपका आ जाता है, थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आ जाता है, ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन एलिवेट प्रेशर ऑन द अफेक्टेड नर्व। सर्वाइकल ट्रैक्शन जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है इसमें, और इसीलिए हम कॉलर्स दे रहे होते हैं क्योंकि वो सर्वाइकल ट्रैक्शन करवा रही होती है। शॉर्ट टर्म ब्रेसिंग ऑफ द नेक, लोअर बैक टू इम्प्रूव सपोर्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। और मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि और वेट बियरिंग से क्या हो जाए, पेशेंट प्रिवेंट हो जाए। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हम जा रहे होते हैं जिसमें आप स्टिमुलेटर्स वगैरह टेंस दे रहे होते हैं ताकि क्या हो जाए, पेन रिड्यूस हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम नर्व रूट कंप्रेशन के हवाले से मैनुअल थेरेपी की बात करें तो उसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, अगर आपका स्पाइन है तो सबसे अच्छा जो रोल है वो आपका मैकेंजी का है। मैकेंजी ने बहुत अच्छा रोल दिया है। मैकेंजी को आप फॉलो करके यू कैन ट्रीट एनी स्पाइनल पैथोलॉजी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सर्जिकल टेक्निक्स। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक्स है अगर आप उसकी तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन नर्व रूट सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर बात करूँ आपका मोटर इनर्वेशन, सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द डीस स्ट्रक्चर और सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द स्किन, ये आपके डर्माटोमल मायोटोमल पैटर्न्स हैं। उसका कोई चार्ट अगर मुझे मिला तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अदरवाइज़ आपने बुक में देखने C1 C2 C3 कहाँ होता है, कौन सा फंक्शन करवा रहा होता है, एब्डक्शन कौन करवा रहा है, फ्लेक्शन कौन करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमने फोकस करना है वो मैनुअल थेरेपी असेसमेंट के ऊपर है, वो मैं आपको वीडियोस की फॉर्म में दिखाती रहूँगी, और अभी भी नर्व रूट कंप्रेशन सिंड्रोम की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मैनुअल थेरेपी असेसमेंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको सारी की सारी एग्जामिनेशन सिखाऊँगी। फर्स्टली जो मेरा टारगेट होगा वो होगा सर्वाइकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर मैं आपको टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट एग्जामिनेशन भी सिखाऊँगी। तो अब हम लोगों ने अब तक जितना हम लोगों ने किया थ्योरी, वी हैव डन इट, तकरीबन सारी थ्योरी हो चुकी हैं। एग्जामिनेशन या असेसमेंट पे जाने से पहले आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करें। Term used to describe the symptoms of an underlying spinal condition that compresses or irritates spinal. Radiculopathy is a term used to describe the symptoms of an underlying spinal condition that compresses or irritates spinal nerves. Radiculopathy includes pain, numbness,
a spinal nerve is irritated or injured, a person may experience radiculopathy. For example, if a spinal nerve in the lumbar region is irritated, radiating pain may be experienced along the nerve route, which begins at the lower back and travels to the leg. Radiculopathy is most commonly the result of a condition affecting the disc, such as a bulging or herniated disc that presses against the spinal nerves. Other causes may include degenerative disc disease, stenosis, bone spurs, tumor, trauma, diabetes. If you feel that you are experiencing pain, numbness, tingling, and/or weakness radiating from your back to your limbs, you should see a physician for an accurate diagnosis. The temporomandibular joint, the TMJ, is the joint between the lower jawbone, the mandible, and the temporal bone of the skull. The TMJ is responsible for jaw movement and is the most used joint in the body. The TMJ is essentially the articulation between the condyle of the mandible and the mandibular fossa, a socket in the temporal bone. The unique feature of the TMJ is the articular disc, a flexible and elastic cartilage that serves as a cushion between the two bone surfaces. The disc lacks nerve endings and blood vessels in its center, and therefore is insensitive to pain. Anteriorly, it attaches to lateral pterygoid muscle, a muscle of chewing. Posteriorly, it continues as retrodiscal tissue, fully supplied with blood vessels and nerves. The mandible is the only bone that moves when the mouth opens. The first 20 millimeters opening involves only a rotational movement of the condyle within the socket. For the mouth to open wider, the condyle and the disc have to move out of the socket, forward and down the articular eminence, a convex bone surface located anteriorly to the socket. This movement is called translation. The most common disorder of the TMJ is disc displacement, and in most of the cases, the disc is dislocated anteriorly. As the disc moves forward, the retrodiscal tissue is pulled in between the two bones. This can be very painful as this tissue is fully vascular and innervated, unlike the disc. The forward dislocated disc forms an obstacle for the condyle movement when the mouth is opening. In order to fully open the jaw, the condyle has to jump over the back end of the disc and onto its center. This produces a clicking or popping sound. Upon closing, the condyle slides back out of the disc, hence another click or pop. This condition is called disc displacement with reduction. In later stages of disc dislocation, the condyle stays behind the disc all the time, unable to get back onto the disc. The clicking sound disappears, but mouth opening is limited. क्लास दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ TMJ जॉइंट। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह एग्जामिनेशन सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं। बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी behind the TMJ joint disease. Fortunately, in majority of the cases, the condition resolves by itself after some time. This is thanks to a process called natural adaptation of the retrodiscal tissue, which after a while becomes scar tissue and can functionally replace the disc. In fact, it becomes so similar to the disc that it is called a pseudodisc.